Hey guys, I welcome you to Study Hub. I hope you all are doing well. This is MCQ based series on polity. इस MCQ सीरीज में हम पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। 4-5-6 लेक्चर आएंगे इसके जो कि MCQ बेस्ड होंगे पॉलिटी के। एंड दीज MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JKSSB एग्जाम्स। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब बना तो जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो कहाँ से बोरो की गई, कहाँ से वो ली गई जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई। तो वो क्या है, उसका आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ये नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो मैक्सिमम चीज़ें जो थी वो कहाँ से ली गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई। उसके बाद हमारा बी ऑप्शन है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सी है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये तो किसी कीमत पर भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये यहाँ पे क्रॉस है। उसके बाद हम देख लेंगे 42nd की 44th। यहाँ पे जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है वो 42nd अमेंडमेंट को कहा जाता है। उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे क्या हुआ था कि 3 वर्ड्स जो थे हमारे ऐड हुए थे। मेन जो आपको मैं बात बताऊँ, सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट। उसके बाद ऐड हुआ था हमारा सेक्युलर और उसके बाद ऐड हुआ था इंटीग्रिटी, ठीक है। ये 3 वर्ड जो थे ये ऐड हुए थे। और ये कब हुई थी अमेंडमेंट? ये हुई थी 1976 में, 1976 में। उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1978 में हुआ, ठीक है। इसने क्या किया कि जो प्रोविजन थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के उसको रिवर्स किया, कुछ प्रोविजन जो थे वो रिवर्स किए। एक और बात बता दूं आपको, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो थी उससे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की थी, ठीक है। इसमें क्या ऐड हुई थी? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये मैंने आपको बताया जस्ट अभी, ठीक है। तो ये एक्यूरेट है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड 10 शेड्यूल्स, ठीक है। द पोलिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यस, आर्टिकल 368 के तहत ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है। यही बताता है कि क्या प्रोसीजर है हमारे देश में अमेंडमेंट करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो गलत है वो कौन सा है, जो फॉल्स है वो कौन सा है? वो है बी, ठीक है। बी जो है यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। इसमें जो ओरिजिनली जो हमारे शेड्यूल्स थे वो 8 थे, ठीक है, 8 थे, लेकिन आज कितने हैं? आज हैं 12, ठीक है। आज कितने शेड्यूल्स हैं हमारे? आज हैं 12 शेड्यूल्स यहाँ पे, लेकिन ओरिजिनली जो थे वो कितने थे? वो थे 8। अब आज जो 12 हैं उनमें से पहला कौन सा है आपको पता होना चाहिए, मैं जल्दी जल्दी में बताऊंगा, ठीक है। पहला है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। दूसरा क्या है? अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड अमेंडमेंट्स ऑफ किसके? प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर्स है, डिप्टी स्पीकर्स वगैरह इनके। और थर्ड शेड्यूल्स किस लिए? हमारा थर्ड शेड्यूल्स है हमारा ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है। थर्ड किसके लिए? ओथ एंड अफर्मेशन के लिए। चौथा कौन सा है? राज्यसभा की सीट्स के लिए। चौथा कौन सा है? राज्यसभा की सीट्स के लिए है हमारा। फिफ्थ कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिक्स कौन सा है? सिक्स किसके लिए हमारा? सिक्स है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेरेबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ, एक मिजोरम है शायद, एक त्रिपुरा है, मेघालय है और असम है, ठीक है। सेवंथ शेड्यूल क्या बोलता है हमारा? सेवंथ शेड्यूल डील्स विद द यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद 8th पे आ जाते हैं। 8th जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है। उसके बाद आता है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल किससे डील करता है? लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है, इससे डील करता है। उसके बाद अगर आप 10th पे आ जाते हैं तो 10th शेड्यूल जो है वो किससे डील करता है हमारा? 10th शेड्यूल डील करता है एंटी डिफेक्शन से, ठीक है, एंटी डिफेक्शन, जो कि जो एमपीज होते हैं वो अपनी पार्टी बदल लेते हैं, ठीक है। 11th जो है, 11th किससे डील करता है? 11 जो शेड्यूल है ये 11th और 12th शेड्यूल ये कब ऐड हुए थे? ये 1992 में ऐड हुए थे, ठीक है। 1992 में ऐड हुए थे 3 टायर गवर्नमेंट के लिए, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है हमारी, ठीक है। तो उसके लिए ये ऐड हुए थे। जो 11th शेड्यूल है ये किस लिए है? ये पंचायत के लिए, ठीक है, ये पंचायत के लिए। और जो 12th शेड्यूल है वो किसके लिए? म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, ठीक है। और ये कब ऐड हुए थे? 1992 में ऐड हुए थे, ठीक है।
ये बताता है पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। यह कौन बताता है? 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल क्या बताता है? पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं। कितने सब्जेक्ट हैं इसमें? 29 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं इसके। जो 12th शेड्यूल है वो भी इसके बारे में ही बताता है, म्यूनसिपलिटीज़ की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बारे में बताता है। इसमें जो मैटर्स हैं वो 18 मैटर्स है, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, इसमें इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स नहीं है। ठीक है, 18 वाले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। तो ये थी इसकी डिस्कशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? इनमें से कौन सा, जो ये आर्टिकल्स दिए गए हैं आपको बताने, इनमें से कौन सा जो है वो मैच करेक्टली नहीं होता है। राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पे 20 से 22 तक कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है, ये जो रेंज है ये रेंज ही रॉन्ग है। ठीक है, ये रेंज ही रॉन्ग है। जो रेंज है वो है 19 से 22, ठीक है, और 23 से 24। ये जो है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, तो ये जो है ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है। बी वाला जो है ये गलत है, ये मैच नहीं कर रहा है इसके साथ। तो मैंने आपको बता दी ये जो रेंज है यही गलत है। 20 से 22 कोई आर्टिकल नहीं है, 19 से 22 तक है और 23 से 24 तक है। 19 से 22 जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आगे मैंने इसके बारे में बताया, मैं आपको बताता हूँ, रुको। ये आर्टिकल्स मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ आगे। ये देखो, राइट टू इक्वलिटी जो है ना वो 14 से है। ठीक है, ये है इसका, अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, एक इक्वलिटी आप याद रखिए 14 का। ठीक है, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, इक्वलिटी ये DOUT, डाउट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटीज, अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक हो गए, बाकी आप याद रख लेना। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, ये 19 से लेकर 22 तक। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 तक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32 हैं, ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 से 30 तक। द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कहाँ से लिया गया भाई बताइए? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ये। आयरलैंड से क्या गया है? DPSPs। कनाडा से हमने क्या लिया है? फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म। Next, very important question. In which year Keshwananda Bharati judgment came that emphasizes the basic structure of the constitution and the basic structure of the constitution जो कि amend नहीं हो सकता according to article 368। ये केशवानंदा भारती केस, जो केशवानंदा भारती केस था वर्सेस केरला। ठीक है, ये कब हुआ था? इसकी डेट पूछी है, तो ये कब हुआ था? 1973 में। 1973 में ये केशवानंदा भारती केस वर्सेस केरला, जिसमें क्या बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये अमेंड नहीं हो सकता। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, ये तो ये भी नहीं पता कुछ लोगों को क्या पता, ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है ये मेंशन ही नहीं किया है। ये केस टू केस जो है सुप्रीम कोर्ट बताता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल अभी तो ये है कि फेडरलिज्म, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, अगर यही आप हटा दोगे तो फिर क्या ही बचा कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है ना, बेसिक थिंग्स जो हैं वो आप नहीं हटा सकते, जो वजूद है, ठीक है, जिसकी वजह से टिका हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, वो आप नहीं हटा सकते। Who described the Indian federal system as a quasi-federal? Quasi-federal मतलब थोड़ा है थोड़ा नहीं है, आधा है आधा नहीं है। इट्स केसी वेयर। ठीक है, केसी वेयर ने बोला था इसको क्वाजी-फेडरल। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो यूनिटरी के भी हैं। ठीक है, यूनिटरी के भी हैं और कुछ फेडरलिज्म भी है। ठीक है, यूनिटरी फॉर एग्जांपल सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है। यहाँ पे गवर्नर जो है सेंटर अपॉइंट करता है, गवर्नर जो है सेंटर अपॉइंट करता है। IAS ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, IPS ऑफिसर्स होते हैं स्टेट्स में। ठीक है, जिनकी वजह से सेंटर जो है वो क्या करता है, कंट्रोल रखता है स्टेट्स पे। ठीक है, और बड़ी सारी चीज़ें हैं, सिंगल सिटीजनशिप है और बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये क्या है, यूनिटरी फीचर्स है। इमरजेंसी है, ठीक है, इमरजेंसी है जिस जब स्ट्रॉन्ग सेंटर हो जाता है, हमारे इवन हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी सस्पेंड हो जाते हैं, कुछ 2 राइट्स को छोड़ के 20-21 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम ऑफ द पार्लियामेंट सिस्टम? अरे यार, पार्लियामेंट्री सिस्टम देख, वेस्टमिनिस्टर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये वेस्ट से
वैसे संबंधित है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो हमारी कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है कि वो उसको हटा सकती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये होता है हमारे जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा हैज़ द पावर टू रिमूव द कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं इसको। रिस्पॉन्सिबल वेस्टमिनिस्टर, अमेरिकन नहीं कहते क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, अमेरिकन यहाँ इसको नहीं कहते। तो दिस इज द राइट ऑप्शन हेयर, डी इज द राइट ऑप्शन। Our next question is, which Constitution Amendment Act reduces the voting age from 21 years to 18 years? अब 21 साल से लेकर 18 साल तक कब हमारी एज जो है वोटिंग एज हुई, कब हुई? अच्छा चलो डेट भी बता दो, ठीक है। डेट क्या, साल भी बता दो कब हुई और कौन सी अमेंडमेंट थी। तो 60 थी, 61, 86 और 97। इसको छोड़ के ना, इसको छोड़ के ये तीनों आपको पता होना चाहिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 61 जो है ये इसका ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ये कब हुई थी? 1989 में, ठीक है। 1989 में हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि 21 साल की जो एज थी ना वोट डालने की, वो 18 साल हो गई थी। 86 अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन ये ऐड करती है एक आर्टिकल 21A, ठीक है, 21A ही आई थिंक। उसके बाद 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये 2011 में हुई। इट इज़ रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इट इज़ रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ठीक है। तो ये तीन जो है अमेंडमेंट्स आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेशनल इमरजेंसी। देखो इमरजेंसी से पता ही चल रहा है कि भैया कुछ दिक्कत आ गई है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360 को रहने दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। आर्टिकल ABC ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, ये स्टेट इमरजेंसी, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिलेटेड है, ये तीनों आर्टिकल्स। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी जो है जब सिक्योरिटी थ्रेट हो ना, जब सिक्योरिटी थ्रेट हो इंडिया को, तभी लगाई जाती है, ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन के, आर्म्ड रिबिलियन या कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो तभी ये लगाई जाती है। स्टेट इमरजेंसी कब लगाई जाती है? स्टेट इमरजेंसी का हमें ज़रूरत तब पड़ती है भाई साहब जब क्या होता है कि जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रही है तो गवर्नर बताएगा प्रेसिडेंट को कि भाई यहाँ पे काम खराब हो गया है, तो यहाँ पे क्या करो, अपनी आप क्या करो, यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी जो है वो प्रेसिडेंट लगा देगा। तो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ क्या, ये किसका पार्ट है बताइए आप? ये यूनिटरी गवर्नमेंट का पार्ट है कि फेडरलिज्म का पार्ट है, बताइए। तो आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब भैया इंडिया का क्रेडिट जो है वो खतरे में आ जाए, इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में आ जाए, तो तब क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। ये हार्डशिप्स को मिटाने के लिए, हार्डशिप्स को दूर करने के लिए, फाइनेंशियल हार्डशिप्स जो होती हैं, ठीक है, इनको दूर करने के लिए क्या लगाई जाती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 360। सो दीज 3 आर्टिकल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस, ओके। So here is the information about the emergencies: national emergency, state emergency and financial emergency, okay. Who said that the Indian constitution is a lawyer paradise? मतलब अरे यार यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए थे कि जो कि सिर्फ उनको पढ़े लिखों को ही समझ आते थे, जो कि लॉयर्स थे, ठीक है, वकील लोग थे, उनको ही समझ आते थे। तो आम जनता के लिए ये जो था ये कॉन्स्टिट्यूशन समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता था? लॉयर्स पैराडाइज। तो इसको किसने कहा था? सर एवर जेनिंग्स, ठीक है। इन्होंने, ये 3 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने ये तो खुद इन्होंने गठित किया था, ठीक है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये। इनको क्या कहते हैं? मॉडर्न मनु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मॉडर्न मनु, B.R. अम्बेडकर को, ठीक है। तो सर एवर जेनिंग्स जो हैं वो यहाँ पे राइट आंसर हैं, ठीक है। लॉयर्स पैराडाइज इन्होंने कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन से फीचर्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं? इंटीग्रेटेड जुडिशरी, बिल्कुल, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो ये सारे इंटीग्रेटेड हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये इसका ऑप्शन करेक्ट हुआ। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, बिल्कुल जी, 18 साल के बाद आप वोट डाल सकते हो, ठीक है। 3 टायर गवर्नमेंट है यहाँ पे। और रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि इसको भाई अमेंडमेंट करना इसकी जो है वो मुश्किल भी है और आसान भी है। अगर आपको 368 का प्रोसीजर फॉलो करके अमेंडमेंट करनी है स्पेशल,
मेजॉरिटी से, तो वहाँ पे आपको थोड़ी मुश्किल आएगी। लेकिन अगर आपको सिंपल मेजॉरिटी से करनी है, बाउंड्री वगैरह चेंज करनी है, कोई स्टेट मर्ज करनी है या कोई स्टेट जो है वो बनानी है, तो वो आप आसानी से सिंपल मेजॉरिटी से बना सकते हो। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये मेरे हिसाब से सारे ही इसके पार्ट हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सारी जो है फीचर्स हैं किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद है व्हाट इज अ कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ लोकसभा। अरे कोरम क्या होता है, कोरम होता है कि मिनिमम जो स्ट्रेंथ कितनी चाहिए एक मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब एक मीटिंग करने के लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है लोकसभा में। तो ये एक सिंपल सा सवाल है। कोरम पता नहीं होगा जिसको तो वो तो कबाड़ा हो जाएगा ना उस इंसान का। तो कोरम आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम, ठीक है ना। अब 10 लोग हैं हमारे पास, तो मिनिमम तो 4-5 तो चाहिए होंगे ना, ताकि हम जो है अपना प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ा सकें। ठीक है ना। अब एक ही बंदा आया होगा क्लास में, 10 बच्चे हैं क्लास में, और उस क्लास में 2 ही बच्चे आए होंगे, 8 एब्सेंट हो गए, तो क्या पढ़ाएंगे वो। इससे अच्छा 2 को भी छुट्टी कर दो। अगर 6-7 आए होंगे, 5-6 आए होंगे, तो तभी तो होगा। तो कोरम वही होता है कि कितने लोग प्रेजेंट होगी जब आप जो है वहाँ पे क्या कर सको, वो अपना जो अपना काम है दिन का, वो दिनचर्या का, वो आगे बढ़ा सको, तो होता है कोरम। तो यहाँ पे जो हाफ भी नहीं, हाफ होंगे तो क्या ही मतलब रह गया, क्वार्टर भी नहीं, 1/5 भी नहीं, तो यहाँ पे 1/10। ठीक है, 1/10 जो है वो सही आंसर है। 1/10 लोग जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, लोकसभा के जो है दिनचर्या जो है, लोकसभा का काम जो है, मीटिंग जो है वो आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है। हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द क्रिएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था, 2 साल लगे थे, 2 साल लगे थे, 2 साल 2 साल 2 साल तो सबको पता 2 साल है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपको आगे भी याद रखना है, यहाँ पे 11 महीने और 18 दिन भी लगे थे भाई साहब। ठीक है, तो ये सी वाला और डी वाला खराब है। ठीक है, खराब मतलब गलत है ये। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। लेकिन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो 26 नवंबर 1949 को इसके जो प्रोविजंस लागू किए गए थे वो सारे नहीं लागू किए गए थे। ठीक है, एक ऑफिशियल डेट है, इसमें जो है प्रोविजन सारे लागू नहीं किए गए थे। इवन सम प्रोविजन जो थे वो लागू किए गए थे। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को सारे के सारे प्रोविजन जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो लागू कर दिए गए थे। और इस डेट को, यही डेट क्यों चूज़ की गई थी, ठीक है, 26 जनवरी 1950, ये डेट क्यों चूज़ की गई थी, क्योंकि 1930 को 26 जनवरी में हमने क्या किया था, पूर्ण स्वराज मनाया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इवेंट ऑन 13 दिसंबर 1946 इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। कैबिनेट मिशन प्लान, ये भी 1946 में हुआ था, लेकिन ये मई में हुआ था। ठीक है, उसके बाद असेंबली गठित हुई थी और फर्स्ट मीटिंग ये एक ही दिन हुई थी, 9 दिसंबर को 1946 को। उसके बाद ये हुआ था भैया 13 दिसंबर 1946 को। और इसको किसने मूव किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय नेहरू। ये नेहरू जी ने मूव किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या था कि हमारा आने वाला भारत जो होगा वो कैसे होगा। ठीक है, इट इंश्योर द एस्पिरेशन एंड वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, कि हमारा आने वाला भारत देश कैसा होगा। ठीक है, अंडर दिस वी गारंटेड क्या, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे गारंटी किया कि ये होना चाहिए। और बड़ी सारी चीज़ें थी कि जो होगी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, ये हमारी डिटेल डिस्कशन विद एमसीक्यूज। और भी पॉलिटी के हम लेक्चर्स डालेंगे एमसीक्यूज के साथ विद डिटेल्ड डिस्कशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।